हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज अकाउंट में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने जा रहे हैं। ये चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये ना केवल क्लास 12th बल्कि सीए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटरमीडिएट, साथ ही उतना ही बीकॉम और एमकॉम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहाँ पर स्टूडेंट कई बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मेट याद करते हैं और 10-15 दिन या एक महीने प्रैक्टिस न होने पर इसका फॉर्मेट भूल जाते हैं। दोस्तों, फॉर्मेट भूलने के पीछे रीज़न क्या है? जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो वो चीज़ हमें कुछ टाइम तक याद रहती है, बट उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट आपको इस तरीके से मैं आज ये सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, ना कि याद करते हैं, सीखी हुई चीज़ लॉन्ग टाइम तक रहती है माइंड में। और आपको आज खेल खेल में ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखाने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को 12th में या इंटरमीडिएट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में रहती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मेट होना, और उस फॉर्मेट में ढेर सारी तरीकों की एंट्रियाँ होना। तो दोस्तों, आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये पूरा डीपली सिखा दूंगा, जिससे आपको कभी फॉर्मेट याद नहीं करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। मैं पूरी की पूरी 0 से लेकर 100% तक पूरी कॉन्सेप्ट डिटेल में सिखाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम से पता चल रहा है कैश का फ्लो। अब दोस्तों, अगर हम कैश की बात करें तो बिजनेस में दो तरह की कैश प्लानिंग की जाती है। एक शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग और दूसरी लॉन्ग टर्म कैश प्लानिंग। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग का मतलब 3 से 6 महीने में हमारे पास कितना कैश आएगा या कितना कैश जाएगा, इसके लिए, या हमारे पास कौन से पर्टिकुलर मंथ में कितना कैश होगा, इस शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग के लिए हम कैश बजट बनाते हैं। कैश बजट फॉर शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग 3 to 6 मंथ के लिए। जबकि दोस्तों, अगर हमें पूरे साल का कैश का फ्लो देखना है, पूरे साल में कितना कैश बिजनेस में आया, कितना कैश गया, एनुअल मोड पर कैश की प्लानिंग करना है, तो उसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म कैश प्लानिंग के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे अब हमें सीखना है एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। दोस्तों, पहले होता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि एक अकाउंटिंग फॉर्मेट होता था, जहां पर हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, जो कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में था। ठीक है, बट अब क्योंकि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जब से रिवाइज हो गया, इसका सेपरेट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो चलिए, मैं नए फॉर्मेट में आने से पहले आपको बताता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी divided into 3 categories or 3 activities। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। बिजनेस की 3 एक्टिविटीज क्या है? एक तो बिजनेस में प्रोडक्शन करना, गुड्स और बेचना, मीन्स प्रोडक्शन एंड सेल्स, तो उसे कहते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे पहली एक्टिविटी होती है, जिसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दोस्तों, बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यही होती है, क्योंकि इसी में गुड्स का प्रोडक्शन और सेल होता है, इसी से बिजनेस में रेवेन्यू आती है, और इसी के बेस पर हमारी अदर एक्टिविटीज भी कंडक्ट की जाती है। तो दूसरी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस का कैश या कैपिटल या लॉन्ग टर्म फाइनेंस बिजनेस में कहाँ किन एसेट्स में इन्वेस्ट हुआ, किन एसेट्स को बेचकर बिजनेस का फाइनेंस रिकवर हुआ, तो वो चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर होती हैं। फिर तीसरी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और दोस्तों भले ही ये लास्ट एक्टिविटी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब तक बिजनेस को फाइनेंस नहीं मिलेगा तब तक हम उसे एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक हम गुड्स की प्रोडक्शन और सेल्स कैसे करेंगे। तो वैसे तो ये तीनों ही एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, जो कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का अराउंड 60 से 65% पार्ट अकेले फर्स्ट एक्टिविटी कवर करती है, जबकि बाकी 35 से 40% में ये दोनों एक्टिविटी आती है। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम सबसे पहले हमारा पूरा फोकस है फॉर्मेट के ऊपर, कि पहले तो इन तीनों एक्टिविटीज से हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये फॉर्मेट वैसे तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं बुक के जैसे नहीं बताऊंगा और ना ही आपको रटाने की कोशिश करूंगा, बल्कि वो लॉजिक बताऊंगा जिसकी वजह से हम इसे उस स्टेटमेंट में किस तरीके से पुट करते हैं। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है वो आपको डीपली समझ आ जाएगा, तो आपको फॉर्मेट याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसके फॉर्मेट को बताने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ एग्जांपल लेकर आपको इसे क्लियर करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो का फॉर्मेट। देखिए कैसे बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। हमें सबसे पहले हेडिंग तो यही लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। यहां पर हमें 2 कॉलम खींचने हैं। एक कॉलम में हम डिटेल रिकॉर्ड करेंगे और दूसरे में फाइनल अमाउंट। इसमें लिखेंगे हम डिटेल्स और इसमें लिखेंगे अमाउंट, यहां पर पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट। और इस फॉर्मेट को सीखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 एक्टिविटी के बारे में, कि हमें 3 एक्टिविटी बनानी है, 3 एक्टिविटी से यह कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा पूरा होगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमें हेडिंग लिखना है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट इसमें फॉर्मेट में आने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको ये चीजें याद ना करनी पड़े, बल्कि आपको डीपली समझ आ जाए। दोस्तों आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसी से मैं इसके आपके कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता हूं। फाइनल अकाउंट में आपने क्या पढ़ा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं? देखिए मैं एक ओवरव्यू यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देने की कोशिश कर रहा हूं। इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, बट इसी से हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट
बिना याद किए अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको कोई भी एंट्री या फॉर्मेट रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको याद होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद उसी में ट्रेडिंग अकाउंट से ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, नीचे का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आप कह सकते हैं कि इसमें सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट का मतलब कि वो सारे खर्चे जो गुड्स के प्रोडक्शन पे होते हैं। गुड्स के प्रोडक्शन का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन हमारा तैयार हो गया तो हमने गुड्स बेच दिए, इधर हमने सेल्स दिखा दिया और सेल्स के बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो मैं यहाँ पर डिटेल में लिख देता हूँ कि क्या क्या आता है, ताकि आपको और अच्छे से लॉजिक क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और इसके बाद नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं। इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन गुड्स का कंप्लीट हो जाएगा और प्रोडक्शन होने के बाद हम गुड्स को बेच देते हैं और जो बच गया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम क्रेडिट का टोटल करते हैं, वही टोटल यहाँ लाते हैं और बिजनेस का बैलेंस यहाँ जो निकलता है उसे नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट जो आया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट में लाते हैं। यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ क्रेडिट में हम बहुत सारी अदर इनकम्स भी दिखाते हैं जो कि हमारी बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम होती हैं। इनडायरेक्ट का मतलब कि मेन एक्टिविटी तो हमारी प्रोडक्शन एंड सेल है, इससे जो इनकम आती है वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। बट बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी हम करते हैं जिनसे हमारी अदर इनकम्स आती हैं, जैसे डिविडेंड रिसीप्ट, इंटरेस्ट रिसीप्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट, रेंट रिसीप्ट, डिस्काउंट रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, ऐसे ही गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से आने वाली डायरेक्ट इनकम नहीं, बल्कि ये सब हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। इसके साथ ही साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो खर्चे बिजनेस में गुड्स की प्रोडक्शन के लिए हमने किए वो तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जबकि बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे अदर टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। उन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मैं आपकी सुविधा के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दो पार्ट में, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो खर्चे हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी हैं, जिन्हें नॉर्मली हम कैश में पे करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस। बिजनेस को रन करना है तो ऑफिस के सारे खर्चे पे करने पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन को पे करने, फुलफिल करने के लिए जो खर्चे करते हैं उन्हें हम प्रशासनिक व्यय या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं। और साथ ही अगर हमें गुड्स की सेल करना है तो उसके लिए सेल्स प्रमोशन करना होगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये दोस्तों ये जो खर्चे हैं तीन, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं जिन्हें नॉर्मली हम कैश की फॉर्म में पे करते हैं। बट इनके अलावा भी बहुत सारे अदर एक्सपेंस एंड लॉस हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस ना भी चले तो भी हमें ये खर्चे और लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में दोस्तों क्या क्या आएगा, जैसे हमारी एसेट्स पर लगने वाला डेप्रिसिएशन,
बिजनेस चले या ना चले, एसेट्स की वैल्यू तो डाउन होगी, डेप्रिसिएशन लगेगा। हमने कोई इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इन्हें राइट ऑफ किया है। कोई अमोर्टाइजेशन ऑफ fictitious assets such as preliminary expenses या discount on issue of debentures, preliminary expenses written off, या discount or loss on issue of debentures, discount or loss on issue of debentures, इसे हमने राइट ऑफ किया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे किया। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जैसे बिजनेस चले या ना चले, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही। हमारी कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फिक्स टाइम के लिए थी, तो ये भी थोड़ी थोड़ी करके हर साल अमोर्टाइज हो रही है, मीन्स इन पर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है। साथ ही हमने बिजनेस में पास्ट में कोई बड़े एक्सपेंसेस किए थे, जिन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर रहे हैं। हमने डिबेंचर इशू किए हैं या कोई बैंक से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है। इसके अलावा अब जब हमने ये सारी चीज़ें पे कर दिया, और भी चीज़ें हो सकती हैं, फिर अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे हम अपने जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर कुछ क्या करते हैं, इसके अलावा हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो उसके लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स भी मेंटेन करते हैं। शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, उन्हें दो तरह का हम डिविडेंड देते हैं। इंटरिम डिविडेंड, वो डिविडेंड जो साल के बीच में दिया जाता है, और फाइनल डिविडेंड जिसे हम प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे खर्चे रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और यही टोटल यहाँ लाते हैं, और इसमें से ये सारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम घटा देते हैं। तो आता क्या है बिजनेस का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये कैसा है, ये आफ्टर टैक्स है, टैक्स पे करने के बाद, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में जो कैश फ्लो बनाने के लिए दिया होगा वो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होगा। जबकि दोस्तों क्या इतना प्रॉफिट जो हमारा निकला है, क्या ये हमारे पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बड़ी सी बड़ी कंपनियों में देखोगे प्रॉफिट कई कई हजार करोड़ का होता है। अगर उनकी बैलेंस शीट आप देखते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो, तो 20,000 25,000 करोड़ का प्रॉफिट रिलायंस जैसी कंपनी को हो रहा है। बट अगर बैंक देखते हो तो उनके पास कैश और बैंक बैलेंस बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि वो तभी तो बिजनेसमैन है, क्योंकि वो बिजनेस में पैसा कैश या बैंक की फॉर्म में नहीं रखते, वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है ये कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं होता, और हमें जानना है कि हमारे बिजनेस में कैश प्रॉफिट कितना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो चीज मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। बिजनेस का क्या जानना हमें, ये तो आपका नॉन कैश प्रॉफिट है। हमें जानना है कि बिजनेस में कैश प्रॉफिट कितना हुआ या बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ। तो दोस्तों इसी प्रॉफिट से हमें शुरुआत करनी होती है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। आपकी बुक में कई जगह पर क्या किया है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा अलग बताऊंगा। यहां पर हमें सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। दोस्तों जबकि बुक में आपके क्या किया है कि इन्होंने यहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया। मींस क्वेश्चन में तो हमें आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, बट उससे पहले वर्किंग नोट में आप आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट में फाइंड करो, और यहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करो। तो ऐसा हम डबल काम नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने फॉर्मेट के अंदर ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालें। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है,
ये यहाँ पर अगर हम नीचे से चलते हैं तो ये चार चीजें, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन बोला जाता है कि प्रॉफिट हुआ है तो तभी हम जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करते हैं। हम टैक्स तभी देते हैं जब प्रॉफिट हुआ हो, या डिविडेंड शेयर होल्डर को कब देते हैं, जब प्रॉफिट हुआ हो। तो ये क्या है, अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूं तो ये है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें इन्हीं चार चीजों को हमें उल्टा चलना है। दोस्तों देखो ये क्या है, ये नॉन कैश है, कैश की फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहां से लेकर यहां तक जितने भी खर्चे घटाए हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस और लॉसेस आर नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश। बताइए दोस्तों, हमने डेप्रिसिएशन के नाम से अपना प्रॉफिट घटाया, क्या ये डेप्रिसिएशन के लिए हमने किसी को कैश दिया? बिल्कुल नहीं। हमने गुडविल राइट ऑफ किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया, क्या इनके लिए हमने इस साल कोई पैसा किसी को दिया? बिल्कुल नहीं। जबकि इनकी अमाउंट से हमने अपना प्रॉफिट घटा दिया है। हमने लॉस ऑन इशू ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से, एसेट्स की सेल पर कोई लॉस हुआ है, तो क्या दोस्तों हम लॉस के लिए कोई पैसा देते हैं? नहीं देते। जबकि यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आता है। तो हमें ये सारे ये क्या है, ये सब देखा जाए तो यहाँ तक ये आपके नॉन कैश है, नॉन कैश चार्जेस, नॉन कैश चार्ज है या नॉन ट्रेडिंग चार्ज है। जैसे आप कहेंगे कि सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो हम कैश में पे करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैश में जरूर पे करते हैं, बट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस रन करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि बिजनेस नहीं भी चल रहा हो तो भी ये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये नॉन ट्रेडिंग चार्ज है। ट्रेडिंग चार्ज क्या होते हैं? जो बिजनेस रन करने के लिए जरूरी होते हैं। बिजनेस करोगे तो ट्रेडिंग एक्सपेंस पे करनी पड़ेगी। बट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, नॉन ट्रेडिंग है। नॉन ट्रेडिंग का मतलब कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं या लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट, इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये फॉर्मेट अब हम सीखेंगे। हमें क्या करना है, नीचे से चलकर उस प्रॉफिट तक पहुंचना है जो हमारे बिजनेस का कैश प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये प्रॉफिट लेना है यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से। फिर यहां से यहां तक ये चार चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं, इनको हमें सबसे पहले ऐड करना है और नाम देना है ऐड आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी एडेड। इसमें बस इन्हीं चार चीजों को हमें ऐड करना है, इनके सिवा और कुछ नहीं। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से हमारा प्रॉफिट हमने घटा दिया, बट क्या ये किसी को हमने पैसे दिए? नहीं दिए। ये प्रॉफिट तो हमारे पास है, तो इसे फिर से आप इस प्रॉफिट में ऐड करो। इसलिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने कुछ टैक्स का प्रोविजन बनाया है इस साल, जो कि टैक्स हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। टैक्स का प्रोविजन करंट ईयर में बनाया है जो कि नेक्स्ट ईयर में पे होगा, बट हमने तो अपने करंट ईयर का प्रॉफिट घटा दिया इस अमाउंट से, इसलिए हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। और साथ ही ये दोनों डिविडेंड मीन्स इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड दिया जाए या साल के दौरान जो डिविडेंड दिया जाए उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को यह डिविडेंड दिया जाता है। तो ये डिविडेंड पहले तो मेड हुआ, मीन्स जो खर्चे यहाँ पर दिखाए जाते हैं इन्हें मेड कहते हैं, मीन्स ड्यू हुए। तो आपने जितना इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ड्यू किया उतना ही पे किया होगा। साथ ही प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड भी इस साल केवल प्रपोज हुआ है, जबकि पे तो नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा, बट हमने तो प्रॉफिट इस साल घटा दिया है, तो हम अपने प्रॉफिट में इसे फिर से ऐड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमने टैक्स के नाम से भी अपना प्रॉफिट इस साल घटा दिया है, जबकि टैक्स हमें कब पे करना है? नेक्स्ट ईयर में। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से जितना प्रॉफिट हमने घटा दिया है उस प्रॉफिट को भी हम फिर से ऐड कर लेते हैं। तो इन चारों चीजों को आप इसमें नेट प्रॉफिट भी आफ्टर टैक्स में ऐड करेंगे। साथ ही अगर आपके पास कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम रिसीव हुई है तो उसे आप यहां लेस कर दें या लास्ट में हम आगे लेस करेंगे। मैं यहां लेस नहीं कर रहा हूं बल्कि आगे आपको लेस करना बताऊंगा। तो हमने क्या किया, नीचे से चलकर 4 आइटम हमने जो कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट थे वो हमने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड किया, जिससे हमारा प्रॉफिट आ जाए बिफोर टैक्स। तो अब जो ये प्रॉफिट आया इसे नाम देंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये जो प्रॉफिट आया ये अब कैसा आ गया, ये प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, जो कि अब आ गया जब हमने ये 4 चीजें इसमें ऐड कर दिया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जबकि आप बुक में फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट यहीं से शुरू किया गया है बुक के अंदर, और ये वाला पार्ट आपका वर्किंग नोट में किया गया है। तो दोस्तों पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करें, उसके बाद वो चीजें यहाँ दिखाएं, उससे बेटर है हम फॉर्मेट के अंदर ही इसे कर सकते हैं और ये कहीं भी बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहां तक तो पहुंच गए, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे खर्चे और लॉसेस हमने घटाए हैं जिनके लिए हमने कोई कैश नहीं पे किया। इसलिए अब हमें वो प्रॉफिट, वो खर्चे फिर से क्या करना है, वो भी हमें ऐड करने हैं। तो यहां पर अब हम हेडिंग देंगे ऐड नॉन कैश या नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। नॉन ट्रेडिंग का मतलब वो खर्चे जो बिजनेस के ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी हमने अपने प्रॉफिट में से घटाए हैं, इसलिए फिर से हम इस प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं तो कैश प्रॉफिट की तरफ हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए क्या क्या आ सकता है इसमें। एक तो हमने डेप्रिसिएशन के नाम से अपना प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन के नाम से अपना प्रॉफिट घटा दिया है, हम अपने प्रॉफिट में इसे फिर से ऐड कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें हमने कोई भी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हमने क्या किया है ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किया है, मीन्स इसे डेप्रिसिएशन के रूप में दिखाया है, तो उसे फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पर गुडविल या पेटेंट्स जो भी हमने करंट ईयर में कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ करके अपना प्रॉफिट घटा दिया था, हम ऐड कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर राइट ऑफ किया है तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन के खर्चे जो आज से 4 साल 5 साल पहले हमने किए थे, बट वो खर्चे अभी तक क्योंकि बड़ी अमाउंट में थे, राइट ऑफ नहीं हो पाए थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे थे, जो कि इस साल का खर्चा नहीं है, बट फिर भी हमारे प्रॉफिट को तो घटाया गया है, तो हम फिर से अपने प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स है ये, तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हमने ऐड कर लिया। ऐसे ही अगर हमने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से कोई प्रॉफिट हमने अपना घटाया है, तो लॉस ऑन सेल यहां दिखाया होगा, इससे हमने अपना प्रॉफिट घटा दिया होगा, बट क्या हमने लॉस के लिए कोई मनी पे किया, कोई प्रॉफिट में से कैश पे किया, बिल्कुल नहीं, इसलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। और हमने क्या किया होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, जो कि ये तो कैश के फॉर्म में हमने पे किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने कैश में तो पे किया है, बट इसके ये क्या है, हमारे बिजनेस का नॉन ट्रेडिंग चार्ज है, बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंशियल चार्ज है, इसलिए इससे भी हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ा देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा हमने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये लॉस के लिए हमने एक प्रोविजन बना लिया, अपने प्रॉफिट को माइनस कर दिया, घटा दिया। बट ये प्रोविजन क्या है, अभी कोई लॉस अराइज तो हुआ नहीं है। लॉस अराइज नहीं हुआ तो प्रॉफिट क्यों घटा दिया, बट हमने घटाया है इसलिए हम अपने प्रॉफिट में इसे ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हमने अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या डिवेंचर होल्डर्स को प्रीमियम के साथ रिडम्पशन करना है, तो उस रिडम्पशन की अमाउंट को भी हमें क्या करना है, वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो भी यहाँ पर ऐड कर देना है। क्योंकि प्रीमियम जो देंगे वो हम प्रॉफिट से ही देंगे, या कई बार इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, बोला जाता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से देते हैं, इसलिए यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जरूरी नहीं कि हम यहाँ दिखाएं, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है दोस्तों, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम और रिडम्पशन पर जो दिया जाता है डिबेंचर्स पे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से दिया जाता है, एनुअल प्रॉफिट से नहीं। बट अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर उस केस में हम प्रॉफिट से ही इसे पे करेंगे। तो ये वो खर्चे या लॉसेस हैं जिनके नाम से हमने अपना प्रॉफिट तो घटा दिया है, बट दोस्तों इसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया, इसलिए हम फिर से इस प्रॉफिट में इसे ऐड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ इन सभी चीजों को सम कर लेंगे और सम करके इसमें जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड करके जो आएगा इसे हमें कोई नाम नहीं देना, क्योंकि अभी तो हमने नॉन कैश चार्जेस जोड़े हैं, अभी हमारी नॉन ट्रेडिंग इनकम भी इसमें लेस करना बाकी है। तो मैं पहले अब इधर का मिटाता हूं, उसके बाद इस फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों यहां पर इसे सम करने के बाद जो आया ये बैलेंस, इस बैलेंस को हमें आगे इसी के नीचे काम करना है, बट क्योंकि यहाँ पर जगह भर गई है तो मैं आगे लिखता हूँ। ये जो बैलेंस आया इसे कोई नाम नहीं देना इसको, बल्कि इसमें से, इसी अमाउंट में से हमें लेस करना है बिजनेस की नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, जो कि हमने अभी आपको फॉर्मेट में बताया था कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमने बहुत सारी अदर इनकम, जो कि हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम कहाँ से आती है, ऑपरेटिंग इनकम आती है ऑपरेट करने से, मतलब सेल करने से। जबकि रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये कैसी इनकम है, ये हमारी अदर इनकम है, अदर एक्टिविटी में। मीन्स हमारे पास कुछ पैसा ज़्यादा था, वो हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड्स में, वहाँ से कुछ डिविडेंड आ गया, कुछ प्रॉपर्टी, मीन्स हमारी हमने ऑफिस बिल्डिंग बनाया, 4 कमरों में हमारा ऑफिस चल रहा है, 2-4 कमरे खाली हैं, उन्हें हमने रेंट पे दे दिया, उससे किराया आ रहा है, तो वो कैसी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम अपने यहाँ जो आया है बैलेंस, इसमें से उन चीज़ों को हम माइनस कर देते हैं, लाइक डिविडेंड रिसीव्ड। क्यों घटाया दोस्तों, उसके पीछे भी मैंने आपको रीज़न बताया कि ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, और हमारा पर्पज क्या है, हमें बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, या कोई गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया है। उस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को भी हम माइनस कर देते हैं, और
साथ ही साथ अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स डिपार्टमेंट से कोई टैक्स रिफंड आया, रिफंड का मतलब एक्सेस टैक्स हमने पे कर दिया था, वो टैक्स वापस आया है, हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है, जबकि ये तो हमारी इनकम नहीं है। इसके साथ ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमें मिली है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे कि कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है हमारी, लाइक इंश्योरेंस क्लेम रिसीप्ट। अब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। जैसे अर्थक्वेक आ गया, उससे हमें अर्थक्वेक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिला है, तो क्या हर साल मिलता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हम ये भी माइनस कर देंगे। तो ये सारी इनकम का सम करके जब हमने इसमें से माइनस किया, तो अब जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हम नाम देंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये अब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, बट कैसा है ये? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये जो प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आया, बट अभी तक हमने कोई भी वर्किंग कैपिटल का चेंज नहीं दिखाया। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हेडिंग हम इसे नाम देंगे। अब हमें वर्किंग कैपिटल का चेंज दिखाना है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस पे करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, बिजनेस को ऑपरेटिंग पोजीशन में रखने के लिए। तो यहां पर हम एक कंबाइंड हेडिंग लिखेंगे, एड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये कंबाइंड हेडिंग है, ये दोनों चीजें एक साथ लेना है, ठीक है। इसमें अब हमारी कोई भी करंट लाइबिलिटी, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर बढ़ गए तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, अगर क्रेडिटर बढ़े इसका मतलब क्या है कि हमने उधार माल खरीदा, माल भी आ गया, पैसे भी अभी नहीं देने पड़े, काम चल गया हमारा। तो करंट लायबिलिटी बढ़ने से मान लीजिए क्रेडिटर हमारे बढ़ गए हैं, तो इससे क्या होगा? वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ जाती है। या मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल, हमारी करंट एसेट्स घटे तो भी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। जैसे बिल्स रिसीवेबल के पैसे हमें मिल गए, तो बिल्स रिसीवेबल के पैसे आने से हमें बदले में अब कुछ नहीं देना पड़ा, बट पैसे आने से हमारा काम चल गया। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स है। तो कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़े या करंट एसेट्स घटे तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। हम यहां पर इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करके जो आएगा उसमें से लेस करना है इसका अपोजिट, मीन्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम कंबाइंड हेडिंग लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और साथ ही साथ इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ये कंबाइंड हेडिंग है। अब इसमें मान लीजिए हमारी कोई भी करंट लायबिलिटी घटती है, लाइक मान लीजिए बिल्स पेबल हमारे घट गए। बिल्स पेबल घटने का मतलब क्या है कि हमने बिल्स पेबल की पेमेंट कर दिया तभी हमारी लायबिलिटी घटेगी। बट दोस्तों खुद ही सोचिए कि बिल्स पेबल की पेमेंट करने से क्या होगा? पेमेंट तो चली गई, बट आज पेमेंट करते समय में कुछ नहीं मिला। हमने गुड्स तो बहुत पहले खरीदे थे, बट पेमेंट आज किया तो वर्किंग कैपिटल घट गई, बट आज तो बदले में कुछ नहीं मिला, इसलिए वर्किंग कैपिटल घटती है। साथ ही इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे मान लीजिए कि हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं। डेटर्स कब बढ़ते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल किया, गुड्स तो चले गए बट पैसे भी नहीं आए, तो हमारी वर्किंग कैपिटल घट जाती है। इसलिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहां दिखाना है। मान लीजिए हमारे डेटर्स
बढ़ गए या इन्वेंट्री बढ़ गई तो करंट एसेट्स का बढ़ना यहाँ दिखाना है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन तीन चीजों को यहाँ करंट एसेट्स में नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटी पूरी होने के बाद दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर करंट एसेट्स में हमें क्या नहीं लेना, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, बाकी सारी एसेट्स, बाकी करंट एसेट्स लेना है। अब देखो क्या करना है, हमें इन्हें इसमें से लेस करना है, माइनस करना है। अब जो आएगा उसे नाम देंगे कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड अगर प्लस में आता है और माइनस में आता है तो यूज्ड, अगर यहां पर ये प्लस में आता है तो आप कैश जनरेटेड बोलेंगे, अगर ये माइनस में आता है तो कैश यूज्ड बोलेंगे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी ये नेट कैश जनरेटेड नहीं है, तो नेट कैश जनरेटेड के लिए हमें क्या करना है, अभी इसमें से हमें लेस करना है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड, बट कैसा, नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने 1 लाख का टैक्स पे किया है और 20,000 का इनकम टैक्स रिफंड आया हमारे पास, अभी ये रहा जो रिफंड ऑफ टैक्स है, इससे क्या हुआ, टैक्स पेड कम हो गया। मान लीजिए 1 लाख पे किया, 10,000 का रिफंड आ गया है, तो आप 1 लाख में से 10,000 माइनस करके 90,000 कैश पेड एक्चुअल में माना जाएगा, तो आप 90,000 यहाँ दिखाएंगे। साथ ये तो हमें क्या करना है, इसे करना है लेस, बट ऐड क्या करना है, एक चीज हमें ऐड करना है, वो है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जो कि हमने यहाँ पर तो माइनस कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, बट क्योंकि बिजनेस में तो कैश आया है और ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्यों, क्योंकि गुड्स के डिस्ट्रॉय होने से कैश मिला है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को ऐड कर देना है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमने ऊपर माइनस किया, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यहाँ पर हमें प्लस कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अब हमारी पहली एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा, जिसे अब हम इसे बाहर वाले कॉलम में दिखाएंगे, आउटर कॉलम में। देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी एंट्री नहीं किया, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं किया, क्योंकि अब जाके आंसर आया है। पहली एक्टिविटी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया, प्लस में आया है, तो नेट कैश जनरेटेड, और अगर माइनस में आया है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी फर्स्ट एक्टिविटी अब जाकर कंप्लीट हुई है, और मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर याद ना करनी पड़े, रटनी ना पड़े, पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको अच्छी तरह से समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो पाए। तो ठीक है दोस्तों, आज ही हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ है। इसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन अगली वीडियो में करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। और इसके साथ साथ अभी हमारी 2 एक्टिविटीज़ और हैं, तो इसी के आगे हम उसे भी कंटिन्यू करेंगे, उसका फॉर्मेट इसी के नीचे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।